कॉर्पोरेट आवर में अब हम बात करेंगे एलटीआई माइंडट्री की। करीब सवा लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप ये कंपनी रखती है। एलटीआई माइंडट्री आईटी सर्विसेज और कंसल्टिंग का काम करती है और मार्च तिमाही के जो नतीजे है उस पर फोकस कर लेते हैं। ओवरऑल नतीजे हम कहेंगे कमजोर रहे। आय 8690 करोड़ पर आई है और डॉलर आय 105 करोड़ पर बरकरार रही। हालांकि मुनाफा 11.4% बढ़ा है, 1114 करोड़ पर आया है। तिमाही आधार पर मार्जिन में भी 3% की बढ़त देखने को मिली है। नतीजों को कहाँ से मिले ट्रिगर्स और आगे मोर इम्पोर्टेंटली किस तरीके का आउटलुक है, ये जानने की कोशिश करते हैं। चलते हैं कंपनी के सीएफओ विनीत देसाई हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। सबसे पहले कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ सर जो 0.7% आई है वो स्ट्रीट एस्टिमेट से कम है। स्ट्रीट ने माना था 1.7% होगी, तो उसको आप कैसे बताएंगे, क्या वजह रही कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ इतनी अच्छी जो उम्मीद कर रहे थे वो नहीं आई? धन्यवाद सबसे पहले आपके शो में मुझे बुलाने के लिए। देखिए ये क्वार्टर में हमारी ऑर्डर बुक और पाइपलाइन अगर देखोगे तो काफी स्ट्रांग रही है और ऑर्डर साइनेज भी अच्छा हुआ है। मगर क्या होता है कि बैंकिंग, फाइनेंशियल और हाईटेक वर्टिकल में प्रोजेक्ट्स कमेंसमेंट्स में काफी डिले देखे गए हैं और वो डिले हमें लगता है कि और 1-2 महीने लगेंगे, इसलिए हमने Q1 का भी थोड़ा सा सॉफ्ट आउटलुक दिया है। मगर ऑर्डर बुक और पाइपलाइन जिस तरह से बन रही है उसके हिसाब से हमें लगता है कि Q2 से थिंग्स विल पिक अप एंड हम पूरे साल में डबल डिजिट ग्रोथ दिखाने की उम्मीद करते हैं। पूरे साल डबल डिजिट ग्रोथ दिखाने की उम्मीद करते हैं। ऑफ कोर्स हम सर ऑर्डर बुक और बाकी चीज़ों पर जाएँगे। लेकिन जो कंसर्न्स यूएस और यूरोप मार्केट की, और हम ये आईटी कंपनी सभी से बातचीत कर रहे हैं क्योंकि आपका खासा बिज़नेस इन एरिया इन ज्योग्राफीज़ से इस पे डिपेंड करता है। तो वहाँ पर जो ट्रेंड्स इस वक़्त आपको दिख रहे हैं उसकी वजह से कोई इम्पैक्ट, थोड़ा म्यूटेड परफॉर्मेंस आगे आप उम्मीद कर सकते हैं? थोड़ी-सी अनसर्टेनिटी जो इन मार्केट्स में स्पेसिफिकली दिख रही है सर? नहीं, देखिए कोई हमारी कॉशियसनेस जरूर है। हर इंडस्ट्री, हर कस्टमर से अगर बात करोगे तो आपको कॉशियसनेस दिखाई देगा, मगर कोई भी अपने प्रोग्राम्स, हमारे जो प्रोग्राम्स है वो कैंसिल नहीं कर रहे हैं। दूसरा, ये एक चीज पिछले साल के कंपैरिजन में चेंज जो हो रही है कि पिछले साल तक काफी डील्स जो आ रही थी वो सब ट्रांसफॉर्मेशन डील्स पे ज्यादा फोकस था। अभी रेवेन्यू प्रोफाइल थोड़ा सा कॉस्ट सेविंग्स, एफिशिएंसी की तरफ से चल रहा है, तो उसमें थोड़ा सा प्रोग्राम स्टार्ट करने में क्योंकि ये डील्स लार्ज टेन्योर के डील्स रहते हैं, उसको स्टार्ट करने में एक थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा डिलेज हो रहे हैं। तो उसके वजह से हमने Q4 में थोड़ा सा सॉफ्ट ग्रोथ देखा जो लोगों के उम्मीद से थोड़ी सी कम थी। मगर ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे हमारे हर सेगमेंट में ऑलमोस्ट डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई दी है। तो हमें वही कॉन्फिडेंस है कि हम क्वार्टर टू क्वार्टर हमारे नंबर्स पे मत जाइए, पूरे साल का आउटलुक देखिए और पूरे साल के आउटलुक के हिसाब से हमें लगता है कि ऑल राउंड हर सेक्टर्स अच्छी तरफ से करेगा और डबल डिजिट ग्रोथ दिखाने में कंट्रीब्यूट करेगा। ओके, सो कॉशियस है लेकिन ग्रोथ इंटैक्ट रहेगी, अच्छी ग्रोथ की आप उम्मीद कर रहे हैं, तो ऑप्टिमिज्म भी है। ओके, ऑपरेटिंग मार्जिन सर 16.4% पे आया, व्हिच इज ऑफ कोर्स मीटिंग द स्ट्रीट एस्टिमेट्स। नाउ आगे किस तरीके का मार्जिन ट्रैजेक्टरी दिख रही है? कैसे मेंटेन करेंगे या कोई स्ट्रेटजी टू बेटर दीज मार्जिन्स गोइंग फॉरवर्ड? जी, सो 16.4 जो हमने मार्जिन डिलीवर किए वो ऑब्वियसली पिछले क्वार्टर के हिसाब से काफी अच्छे हैं और पिछले क्वार्टर में हमें काफी वन ऑफ इम्पैक्ट था जो फरलोस की वजह से था, इंटीग्रेशन और मर्जर एक्सपेंसेस का वन टाइम हिट था, तो वो सब एक्सपेंसेस अभी नहीं है और उसके वजह से मार्जिन में अपलिफ्ट मिली है और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज आल्सो किक इन हुई है। आगे जाके हमारी उम्मीद FY24 में है कि जो दोनों कंपनियां रफली 17 to 18% एबिट मार्जिन में ऑपरेट करती थी, वो लेवल पे हम आ जाए। अगर ग्रोथ अच्छी जो डबल डिजिट की उम्मीद कर रहे हैं वो जल्दी आ जाएगी तो हमारी ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन की इंप्रूवमेंट भी जल्दी हो जाएगी। मगर हमारी कोशिश ऑन ऑपरेशनल एफिशिएंसीज, काम ऑलरेडी चालू हो चुका है, उसका कुछ इफेक्ट अपने Q4 में देखा और वो कंटिन्यू रहेगा। तो हमारी उम्मीद वही है कि 17 to 18% एबिट मार्जिन जो दोनों कंपनियां इंडिपेंडेंटली जब ये ऑपरेट करती थी दिखाई दे, वो FY24 में हम रिफ्लेक्ट करें।
ओके, तो मार्जिन्स भी यहाँ से थोड़े बेहतर होने की संभावना है, उस पर आप काम कर रहे हैं। डील पाइपलाइन और आपने उसकी बात कही थी स्टार्टिंग में, बट मैं थोड़ा-सा विस्तार से आपसे जानना चाहूँगी, किस तरीके की ऑर्डर बुक, डील पाइपलाइन दिख रही है, लेट्स से ओवर द नेक्स्ट 4 टू 8 क्वार्टर्स? तो डील पाइपलाइन तो काफी अच्छी दिख रही है। अगर आप फुल ईयर की जो मार्च क्वार्टर में डील बुक देखेंगे तो वो 4.8 बिलियन डॉलर्स की तरफ जा रही है। और जो क्वालिटी डील्स, लार्ज टेन्योर डील जो हमारी इंटेंशन थी मर्जर होने के बाद हमें लार्ज डील्स मिले, तो वो डील्स आनी चालू हो गई है। वहाँ काफी जगह हम कंपटीशन के साथ मुकाबला कर रहे हैं और काफी हद तक विंस भी आ रही है। हमने रिसेंटली हाईटेक वर्टिकल में एक लार्ज डील की अनाउंसमेंट की थी, एक रिटेल वर्टिकल में लार्ज डील की अनाउंसमेंट की थी। तो ये सब चीजें जो है वो हमें कॉन्फिडेंस देती है कि एलटीआई माइंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और कॉस्ट सेविंग, ये दोनों में अपनी पोजीशन काफी अच्छी तरह से स्ट्रांग पोजीशन पे है। और एक रिलायबल आईटी सर्विस प्रोवाइडर के हिसाब से हमारे कस्टमर्स देखते हैं। और वो कस्टमर्स पाइपलाइन और ऑर्डर बुक को देखेंगे तो ये हमें और बेहतर होती हुई दिखाई देगी आने वाले समय में। बट सर कुछ प्राइस नेगोशिएशंस चल रहे हैं और एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स या न्यू डील्स पे, क्योंकि अनसर्टेन एनवायरनमेंट भी है, तो वहां पर कुछ आप स्पेसिफिक ट्रेंड्स देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एंड न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स जो अब आप साइन अप कर रहे हैं? नहीं, प्राइसिंग प्रेशर तो कुछ नहीं है। एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई डिस्काउंट्स नहीं है, की बात कोई नहीं चल रही है। दी जैसे कि मैंने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन डील्स में मार्जिन प्रोफाइल काफी अच्छा रहता है बिकॉज वो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट ओरिएंटेड रहता है। ये जो कॉस्ट सेविंग्स और एफिशिएंसी में थोड़ा सा निगोशिएशंस रहते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि वो निगोशिएशंस मार्जिन डाइल्यूटिव निगोशिएशंस की तरफ से, कस्टमर्स की तरफ से ज्यादा सेविंग, डू मोर विथ लेस कंसेप्ट के हिसाब से डिस्कशंस होते हैं। और उसी के हिसाब से थोड़ा सा मार्जिन प्रोफाइल कम होता है ट्रांसफॉर्मेशन डील के। तो वो वही एक चीज है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे डील्स जब बढ़ रहे हैं तो हमारी इंटरनल अदर प्रोजेक्ट जो है वहां एफिशिएंसी ज्यादा हो, और वो एफिशिएंसी ये थोड़ा सा मार्जिन डायल्यूशन जहां हो रहा है नए डील्स में, तो वो उसको ऑफसेट करे और मार्जिन प्रोफाइल में ग्रोथ दिखाई दे। तो यही कोशिश करते करते एज अ कंपनी हम मार्जिन प्रोफाइल को यहाँ से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और ऑर्डर बुक में वी आर नॉट सीइंग एनी प्राइसिंग प्रेशर्स, वी आर ओनली सीइंग न्यू डील्स कमिंग इन द कॉस्ट सेविंग्स एंड एफिशिएंसी एरिया। अब वर्टिकल्स की बात करती हूँ, और ऑफ कोर्स जो ट्रेंड्स हम बीएफएसआई में देख रहे हैं, प्रेशर है अक्रॉस ऑल कंपनीज, हमने जब बात की और आपका भी बीएफएसआई अगर पोर्टफोलियो देखे तो वो ग्रो हुआ जस्ट 2.6% सर। नाउ गोइंग फॉरवर्ड किस तरीके का आउटलुक है इस वर्टिकल को लेकर, स्पेशली इन अमेरिका सर? आप क्वार्टर टू क्वार्टर ये प्रोफाइल वर्टिकल को ग्रोथ मत देखिए। आप हमारी ईयर ऑन ईयर अगर ग्रोथ देखेंगे तो बीएफएसआई वर्टिकल 23% ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर। तो वो सबसे वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस बीएफएसआई वर्टिकल में है। और उसमें भी कैसे है कि आपका पोर्टफोलियो ऑफ क्लाइंट्स और आप जो उनके साथ जो काम करते हैं उसके ऊपर आपका रेवेन्यू आउटलुक और कॉन्फिडेंस डिपेंड होता है। तो हमारा काफी इंश्योरेंस पोर्टफोलियो काफी अच्छा काम कर रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल में भी अच्छा काम हो रहा है। बैंकिंग वर्टिकल में थोड़ा सा कॉशियसनेस है, इसलिए वो जो डिलेज है उसका इफेक्ट अपने Q4 में देखा। बट अगर पाइपलाइन और बाकी के ऑर्डर बुक देखेंगे तो बैंकिंग फाइनेंशियल वर्टिकल से हमें अच्छी उम्मीद है कि वो ग्रोथ दिखाना चालू कर देंगे। हाईटेक वर्टिकल जैसे कि मैंने कहा लार्ज डील साइन की है, तो उसका भी हमारा एनुअल आउटलुक उसके हिसाब से काफी अच्छा है। ट्रांसपोर्टेशन हॉस्पिटैलिटी में एयरलाइंस होटल्स वाले जो हमारे कस्टमर्स हैं वो काफी अच्छे कर रहे हैं, दे आर एट द पीक पीरियड, एंड वहां से हमारी ग्रोथ काफी अच्छी आ रही है। एनर्जी यूटिलिटीज में काफी अच्छी ग्रोथ आ रही है। तो सेक्टर्स जो सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस में है कि जो रियल एस्टेट है, मॉर्गेज रिलेटेड रियल एस्टेट, तो उसमें कुछ इम्पैक्ट है, थोड़ा सा वहां स्लगिशनेस है। रिटेल कंज्यूमर पैकेजिंग हो, हमने पिछले साल भी कहा था कि इसमें थोड़ी सी बिकॉज ऑफ द प्राइस प्रेशर्स एंड सप्लाई चेन चैलेंजेस थोड़े सा इफेक्ट आएगा। तो वो हमें लगता है कि और एक दो क्वार्टर्स रिटेल कंज्यूमर पैकेजिंग में इफेक्ट दिखेगा, बट वहां से ग्रोथ आनी चालू हो जाएगी।
तो ओवरऑल वी बिलीव कि अगले साल की ग्रोथ ऑल राउंड रहेगी। एक क्वार्टर में एक वर्टिकल ज्यादा कर सकता है, दूसरा वर्टिकल कम कर सकता है, मगर ईयर ऑन ईयर वी बिलीव इट विल बी ऑल राउंड। ओके, ऑल राउंड ग्रोथ एक ओवरऑल ईयर ऑन ईयर अगर हम एवरेज देख के बात करें गोइंग फॉरवर्ड। ऑलराइट, सर एट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे जानना चाहूंगी अब सिचुएशन कैसी है? जो कंसर्न्स थे इनिशियली वो अब बहुत हद तक डाई डाउन हो गए। इनफैक्ट अब कंपनीज थोड़े से कॉशियस भी हो गए हैं इन हायरिंग। अब बहुत सारे बातचीत है अबाउट एआई, चैट जीटीपी। इसकी वजह से अब समझ ये आ रहा है, एटलीस्ट द बज ऑन द स्ट्रीट इज दैट हायरिंग ट्रेंड्स अब थोड़े टुवर्ड्स द डाउनवर्ड साइड होंगे। आप उसको कैसे देख रहे हैं? हेड काउंट नेट एम्प्लॉयी आपका घटा है 1916 दिस क्वार्टर। सो हायरिंग टारगेट्स क्या है फॉर एफआई 24? सो देखिए, एट्रिशन डेफिनेटली इम्प्रूव हो रहा है। इस क्वार्टर में हमारा एलटीएम बेसिस पे एट्रिशन 20.2 लेवल पे आया। और अगर आप क्वार्टरली एनुअलाइज एट्रिशन देखेंगे तो उसमें 440 पॉइंट की बढ़त इंप्रूवमेंट दिखाई दी और वो 13.7 पे आ गया, विच इज इंडिकेटिंग कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में एट्रिशन कम होता दिखाई देगा। टैलेंट अवेलेबिलिटी बिकॉज ऑफ द जनरल कॉशियसनेस इन द एनवायरमेंट काफी हद तक इम्प्रूव हुई है, ज्वाइनिंग रेशियोज इम्प्रूव हो रहे हैं। हमारे लास्ट 2 क्वार्टर्स में नेट एडिशन नहीं हुई है बिकॉज दोनों कंपनी मर्जर से पहले काफी एग्रेसिव हायरिंग कर रही थी, और जब भी मर्जर हो गया तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे हमारे पास काफी हद तक अच्छी बेंच अवेलेबिलिटी थी। तो हमने मर्जर होने के बाद ही कहा था कि अगले 2 से 3 क्वार्टर आप हमारे हेडकाउंट हायरिंग को बिजनेस परफॉर्मेंस से लिंक मत कीजिए, बिकॉज हमारे पास काफी हद तक बेंच अवेलेबल है। उसको पहले हम अच्छी तरह से यूटिलाइज करेंगे और देन हायरिंग की तरफ देखेंगे। अभी जैसे कि मर्जर अभी हमारे is behind us, और उसके हिसाब से now we have a good visibility on the skill. We are now looking at hiring in the coming quarters, but वो धीरे धीरे हो जाएगी। टैलेंट अवेलेबिलिटी, जैसे कि मैंने कहा, ज्वाइनिंग रेशियोज भी इम्प्रूव है, तो टैलेंट अवेलेबिलिटी भी अभी काफी हद तक इम्प्रूव हो गई है। तो हमें जो एग्रेसिव अहेड ऑफ द टाइम हायरिंग करनी पड़ रही थी वो हमें करने की अभी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। वी आर नाउ मूविंग क्लोजर टू लाइक ए जस्ट इन टाइम हायरिंग, तो जहां से अवेलेबिलिटी है और जब जरूरत पड़ेगी तो उसके क्लोज में जाके हम हायरिंग करेंगे, रादर देन गोइंग इन हायरिंग मच अहेड इन टाइम। सो ये ओवरऑल एट्रिशन का सिनेरियो रहेगा। जॉब मार्केट में हमारी रिक्वायरमेंट्स कंटिन्यूअस रहेगी। जो बिजनेस एंड ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट करने के लिए हमें ज्यादा हेड्स लगेंगे, तो उसके लिए हायरिंग तो जरूर होगी। 1-2 क्वार्टर्स बिकॉज ऑफ द हमारे वी आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ द मर्जर, हमारे पास काफी अच्छी बेंच थी। जो आपने कहा चैट जीपीटी और अदर टेक्नोलॉजीज की वजह से हमें उससे थ्रेट नहीं लगता। हम हमेशा टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आते हैं उसको अपॉर्चुनिटी की तरफ से देखते हैं। तो अगर चैट जीपीटी और इसके वजह से कुछ ट्रेंड्स बदलेंगे तो जो हमारा एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है हम उसको रीस्किल करके नए टेक्नोलॉजीज में डिप्लॉय कर देंगे। ओके, तो फेयर हमें नहीं लगता इनफ। कि ऑलराइट, टेक्नोलॉजी के वजह से कुछ जॉब्स में घट जाएंगे श्योर सर। या हायरिंग कम हो जाएगी। ओके, ये ओके, ओवरऑल एनवायरनमेंट की वजह पॉइंट से। टेकन सर। ओके, पॉइंट टेकन। ऑलराइट, तो ये तो आपके हायरिंग ट्रेंड्स और आगे टेक्नोलॉजी की बात हुई। एक्विजिशन स्ट्रेटजी नाउ, उस पर क्या फोकस है? कौन से स्पेसिफिक वर्टिकल्स हैं जहां आपको लगता है कुछ अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हो सकती है, या आपको लगता है कि अभी जो योर हैंड्स आर फुल और अभी जो आपके पास है उसी को आप एग्जीक्यूट करने में इंटरेस्टेड है? या कोई स्पेसिफिक डोमेन एंड वर्टिकल में आप कोई टारगेट्स देख रहे हैं? नहीं, ऐसे एक्विजिशंस तो डेफिनेटली इवैल्यूएट होते रहते हैं, और जैसे ही हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन देनी रहेगी तो हम स्ट्रीट्स को बिल्कुल बताएंगे। मगर एक्चुअली हमारी कैपेसिटी ऑन एक्विजिशन हैज एक्चुअली इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली, बिकॉज हमारा बैलेंस शीट साइज अगर देखोगे तो 8,350 करोड़ का कैश सरप्लस है विदाउट एनी डेट्स विद अस। तो ये हमारे लिए अभी एक काफी हद तक अच्छी बैलेंस शीट हुई है कि जहां से हम एक्विजिशंस को ज्यादा मीनिंगफुल एक्विजिशंस को देख सकते हैं। तो हमारा कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं है कि ये सेक्टर या ये ही एक्विजिशन करना है। जो एरियाज वो व्हाइट स्पेस टेक्नोलॉजी है जहां हमें बेनिफिट मिल सकता है, एडवांटेज मिल सकता है, तो वो एरियाज हम देखेंगे। सिर्फ स्केल के लिए शायद हम एक्विजिशंस इतने
ज्यादा नहीं करेंगे, मगर कैपेबिलिटी, व्हाइट स्पेसेस, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में अगर कुछ बिजनेस केसेस रखेंगे, दिखाई देंगे और रेवेन्यू का पोटेंशियल दिखाई देगा, तो वहां हमारा एक्विजिशन का फोकस रहेगा। ऑलवेज ऑन अ लुकआउट, तो वो अपॉर्चुनिटीज आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। एक फाइनल सवाल आपसे। हमने वर्टिकल्स की बात की, लेकिन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूएस एंड यूरोप के तो ऑफ कोर्स चैलेंजेस हैं, आपने कहा वहाँ कॉशन है, बट क्या ग्रोथ कौन सी ज्योग्राफीज अकॉर्डिंग टू यू बेस्ट परफॉर्म करेंगी और उस पर आप ज्यादा बेट करेंगे? सी देखिए, यूरोप ईयर ऑन ईयर में अगर ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखा दी है, वो उसका आपको उसमें से फॉरेक्स का इम्पैक्ट देखना पड़ेगा। बिकॉज पिछले साल में डॉलर के मुकाबले यूरो और जीबीपी का जो डेप्रिसिएशन हुआ, उसके वजह से यूरोप में इम्पैक्ट हुआ था। ऑब्वियसली वॉर की वजह से जो एनवायरमेंट क्रिएट होता है उसके वजह से। बट अभी अगर देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका कंटिन्यूज टू रिमेन द मोस्ट प्रॉमिसिंग ज्योग्राफी फॉर अस फ्रॉम अ ग्रोथ पर्सपेक्टिव। बट यूरोप इज ऑल्सो शोइंग साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट, और हमें लगता है कि यूरोप के पॉकेट्स में इम्प्रूवमेंट अच्छी रहेगी। मिडिल ईस्ट अच्छा पोटेंशियल दे रहा है, सो वहां से ग्रोथ दिखाई देगी। और जब एशिया पैसिफिक में सर्टन पॉकेट्स और सर्टन ज्योग्राफीज है जहां हमें लगता है कि पोटेंशियल है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, तो वहां हम ज्यादा ग्रोथ दिखाई करने की कोशिश करेंगे। ऑल राइट, तो ये तो आपके ओवरऑल बिजनेस और आगे के आउटलुक पर हुई बातचीत। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और हमें डिटेल में बताने के लिए नंबर्स और आगे का आउटलुक।